Good evening, everyone. I hope that the earlier session has been to your expectations. During this session, we have Mr. Raman Kumar of Nature Science Initiative, who is going to introduce us to the birds through his presentation, which is titled as Sir per Pair. Mr. Raman Kumar works on Birds Committee Ecology. He is involved in planning and development of interpretation and awareness programs in the Western Himalayan region. We are glad to have you, sir. So over to you, sir. If the audience has any query, so they'll put up the questions at the end of his presentation. Thank you. Thank you so much, and welcome to the Wildlife Week. I'm sure you all are aware that this is also, you know, a very important event in terms of nature awareness, um, particularly considering the fact that, you know, before we set out, let me just mention that this talk will largely be in Hindi. तो मैं सोचा था क्योंकि हम चिड़ियों की बात करेंगे, क्यों ना शुरुआत एक छोटे से वीडियो से हो जाए, जो मतलब इसमें कोई भाषा नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है.
तो आप सब देख पाए एक छोटा सा वीडियो। तो ये थी एक मतलब चिड़ियों की दुनिया की एक छोटी सी झलक। इसमें से आप शायद कुछ चिड़ियों को पहचान भी गए होंगे, लेकिन क्योंकि ये पूरी दुनिया की चिड़ियों पर आधारित है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चिड़ियां जो आपने देखी इस वीडियो में वो हमारे आसपास ना हो। तो खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं तो अगले करीब 20-25 मिनट में एक हमारे जो आसपास चिड़िया हैं उनकी एक झलक देते हैं। हो सकता है आप क्योंकि एक ऐसी जगह रहते हैं, काशीपुर बहुत चिड़ियों के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। उसकी वजह ये कि यहाँ हिमालयी चिड़ियाँ भी दिखती हैं और जो मैदानी और प्लेन्स की चिड़ियाँ वो भी दिखती हैं। तो आपने इनमें से कुछ देखी होंगी, क्या पता आपको नाम ना पता हो, लेकिन कुछ चिड़ियों से परिचित होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक छोटा सा क्विज करते हैं, ठीक है? तो पहला सवाल है कि आपने सुना होगा कि पिछले जमाने में कबूतरों के थ्रू चिट्ठियां या मैसेज भिजवाए जाते थे। तो सवाल ये है कि क्या कबूतरों को किसी स्थान पर चिट्ठी पहुंचाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है? यानी मुझे अगर यहाँ से काशीपुर चिट्ठी भेजनी है एक, तो क्या मैं अपने कबूतर को ट्रेन कर सकता हूँ कि भाई जाओ काशीपुर में ये चिट्ठी छोड़ के आओ? आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। Above 75% they are saying तो yes. ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि कबूतरों को किसी विशेष स्थान पर जाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। आपसे मैं माफी चाहूंगा कि आप 70% लोग जो ये सोचते हैं कि ये बात सही है, वाकई में ऐसी बात नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैं भी ये सोचता था कि ये पॉसिबल है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं है पॉसिबल। तो जो कबूतर होते हैं, जहां जन्म लेते हैं, जहां वो पैदा होते हैं, अगर उस स्थान से उनको दूर ले जाया जाए तो अपने घर का रास्ता ढूंढ लेते हैं वो। समझे आप? तो मान लीजिए अगर मुझे कोई मैसेज काशीपुर भिजवाना है, तो मैं पहले काशीपुर का कोई कबूतर जो आपके यहाँ रहता है उसको मैं यहाँ देहरादून लेके आऊं और उसके हाथ मैसेज भेजूं, तो वो अपने घर जरूर चला जाएगा। मतलब कबूतरों में ये समझ है कि घर कैसे पहुंचना है जहां वो जन्म हुआ है उनका। लेकिन अगर आप ट्रेन करना चाहें किसी को कि भाई जाओ दिल्ली जाओ या बैंगलोर जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़े। क्विज का दूसरा सवाल है कि कुछ पक्षी कई वर्षों तक बिना जमीन पर आए लगातार उड़ सकते हैं। आप अपना बताइए, आपको क्या लगता है, हाँ या नहीं? Almost in 50% range. ओके, बराबर चल रहा है। Yes sir. तो इसके जवाब डिस्कस करते हैं। तो ताज्जुब की बात है कि ये सच है कि कुछ पक्षी वाकई में ऐसे होते हैं जो बिना जमीन पर आए लगातार उड़ सकते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल है सूटी टर्न। ये एक समुद्री पक्षी है। तो ये माना गया है कि ये करीब 10 वर्ष तक बिना जमीन पर आए रह सकता है हवा में। तो है ना ताज्जुब की बात? चलिए एक और, ये आसान सवाल है, खासतौर से जो हमारे यंगर जनरेशन है उनके लिए हो सकता है ये यूजफुल।
सवाल यह है कि पक्षी साल भर घोंसलों में रहते हैं, जैसे हम घरों में रहते हैं, तो पक्षी साल भर घोंसलों में रहते हैं। तो आप बताएं ये सत्य है या नहीं। हमें बचपन में बताया जाता है कि शाम हो गई, चिड़िया घोंसलों में जा रही हैं। 75 to 80% are saying no. अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। जो मेजॉरिटी का व्यू है वो सही है, यानी ये सत्य नहीं है कि पक्षी पर घोंसलों में रहते हैं। सवाल यह है कि पक्षी क्या डायनासोर हैं जो एक्सटिंक्ट नहीं हुए, हाँ या ना। 9% are saying no. 41% yes. ओके, तो जो माइनॉरिटी है जो 40% कह रहे हैं कि Yes. ये वाकई में सही है, वो बिल्कुल ठीक जवाब है उनका। तो रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पाया है कि जो डायनासोर के बारे में तो आप परिचित ही होंगे, और जब डायनासोर रहते थे लाखों साल पहले, और जब वो विलुप्त हुए, एक्सटिंक्ट हुए, उसमें से कुछ डायनासोर बच गए थे और वो पक्षियों में इवॉल्व हुए फिर। ठीक। एक और सवाल, कोयल का घोंसला वर्षा ऋतु में ही बनता है, यानी जो कोयल है वो मॉनसून्स में ही अपना घोंसला बनाती है, हाँ या ना। ये तो जल्दी से बता सकते हैं आप मेरे ख्याल से। Yes. More than 80% they are saying no. अच्छा, बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी है क्योंकि यही सवाल मैंने काफ़ी एक्सपर्ट्स को पूछा था और उनमें से अधिकतर लोग हाँ बोल रहे थे। तो खैर बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बिल्कुल सही हैं। मज़े की बात यह है कि कोयल अपना घोंसला बनाती ही नहीं है, वो किसी और चिड़िया के घोंसले में अपने अंडे देती है। ज़्यादातर वो कौवे होते हैं और अभी तक ये समझ में नहीं आया साइंटिस्ट को कि कौवे को काफ़ी एक इंटेलिजेंट बर्ड माना गया है। तो वो, और चिड़ियों में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं उनमें एक माना गया है कौवे को। तो ये समझ में नहीं आया है कि इतना इंटेलिजेंट पक्षी ये के द्वारा कैसे बेवकूफ बन जाता है, तो इस बारे में अभी रिसर्च चल रही है। खैर वो फिर कभी। ये मेरा आखिरी सवाल है, कुछ परिंदों के सर पर पैर होते हैं, बताएं आपको क्या लगता है। ये बहुत आसान सवाल है। ऐसी चिड़िया होती है जिसके सर पर पैर होते हैं, आपने देखी है कभी। Maximum responses of means 60% are saying yes. More than 60% are saying yes. अच्छा, तो जो यस बोल रहे हैं वो सही हैं और जो नो है उनके लिए बता दूं कि सभी पक्षियों के सर पर पैर होते हैं। This is a very old quiz. Every bird has star पर पैर. यानी पंख। तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन था Yes. और That's good. अगर आपको ध्यान है तो ये मेरे टॉक का टाइटल भी यही है। तो खैर ये तो रही मजाक की बात। अब आगे बढ़ते हैं। पक्षी सदा से ही जो ह्यूमंस हैं हमारे इंसानों को बहुत प्रभावित करते आए हैं, मतलब इन्फ्लुएंस काफी रहा है पक्षियों का हमारे कल्चर में भी, हमारे आर्ट्स में भी। तो ये एक सवाल, ये एक सीन जो है ये रामायण का है जिसमें आप देख सकते हैं कि रावण जटायु के पंख काट रहा है। तो खैर अब जटायु एक गिद्ध की प्रजाति माना गया है और जहाँ तक बात करें मतलब सिर्फ हमारे ही कल्चर में मतलब कल्चर और रिलीजन में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पक्षियों का वर्णन है।
और केवल हिंदुइज्म नहीं, इस्लाम में भी ये जो चिड़िया है, ये स्वॉलो बोलते हैं इसको, और हिंदी या उर्दू में इसको बोलते हैं अबाबील। तो इसका भी जिक्र है कुरान शरीफ में। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि ये सदा से ही चिड़िया इंसानों को प्रभावित करती आई हैं, और जो हमारी आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर में कहीं ना कहीं इनका जिक्र जरूर है। ये तस्वीर अगर आप देखें, लेफ्ट वाली जो है, शायद आप इनमें से पहचान सकते हैं, ये टॉलेस्ट बर्ड है, और ये काशीपुर के आसपास भी देखी है मैंने, सारस। तो ये जो सारस हैं, ये जो जोड़ा है, इसको संस्कृति में काफी इसका जिक्र है, क्योंकि जो सारस का जोड़ा है वो जिंदगी भर साथ रहते हैं। तो वफादारी या लॉयल्टी का प्रतीक मानते हैं इसको। और जो दाहिनी तरफ चिड़िया आप देख रहे हैं, शायद आप परिचित हो, हॉर्नबिल, जिसे धनेश कहा जाता है हिंदी में। खासतौर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर आप जाएंगे, पूर्वोत्तर राज्यों में, तो ये काफी कल्चरली इम्पोर्टेंट चिड़िया है। तो चलिए बात करते हैं हमारे आसपास जो पक्षी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देते हैं उनके। तो इसमें से मुझे उम्मीद है कि आप, भले ही आप इनके नाम ना जानते हो, लेकिन ज्यादातर जो चिड़ियां दिखाई जा रही हैं उसमें उनसे आप परिचित होंगे। तो कुछ हमारे आसपास पाई जाने वाली चिड़ियों की तस्वीरें देखते हैं। शायद इससे तो सभी परिचित हो, हाउस स्पैरो, गौरैया। ये रेड वेंटेड बुलबुल है, काफी कॉमन हमारे आसपास दिखाई देती है। ये चिड़िया फल खाने की शौकीन है, और इसमें जैसे स्पैरोज में मेल और फीमेल डिफरेंट दिखते हैं, इसमें मेल और फीमेल आप देख के नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि दोनों समान दिखते हैं। और जैसा कि ये मैना, ये भी आपने देखी होंगी, झुंडों में रहती हैं, काफी शोर मचाती हैं। कौवा, हाउस क्रो, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप शायद ये पहचानते होंगे कि दो तरह के कौवे दिखाई देते हैं, एक जो पूरे काले होते हैं और एक ये जिनका सर और गर्दन ग्रे कलर की होती है। तो जो ग्रे वाले होते हैं ये हाउस क्रो, और जो पूरे काले होते हैं वो जंगल क्रो बोलते हैं, जंगली कौवा। चील तो सभी ने देखी होगी, खास तौर से आप सब शायद परिचित होंगे कि गिद्ध यानी वल्चर्स बहुत कम हो गए हैं हमारे देश में। तो वल्चर्स का काम क्या था कि स्कैवेंजिंग, यानी जो मरे हुए पक्षी या जानवर होते थे उनको खाते थे और एक रिसाइकलिंग का काम करते थे। तो जब से गिद्ध कम हुए हैं उसकी जगह अधिकतर ये चील यानी ब्लैक काइट्स ने ले ली है। तो आप देखेंगे कि ये चिड़िया, वैसे तो ये शिकारी पक्षी है, लेकिन काफी अडेप्टेबल है ये, यानी अपने वातावरण के अनुसार ढल जाता है आसानी से। तो स्कैवेंजिंग में भी के द्वारा भी अपना गुजारा करते हैं। टेलर बर्ड यानी दर्जिन, जैसा कि इसका नाम बताता है, टेलर, वो इसलिए नाम होता है कि ये छोटी सी चिड़िया होती है और ये तिनकों से अपना घोंसला नहीं बनाती है, और बल्कि ये
किसी पत्ते को मोड़कर उसमें तिनके पिरो के एक छोटा सा कप या दोना, जैसे आप कई बार चाट खाने जाते हैं तो वो पत्ते में देते हैं थोड़ा कोन सा बना के, उस प्रकार का घोंसला बनाती हैं और उसमें अंडे देती हैं। तो इसीलिए इसका नाम टेलर बर्ड है, क्योंकि ये सिल एक तरह से सिलाई करके पत्तों में अपना घोंसला बनाती हैं। अगर आप में से कुछ सोच रहे हैं कि ये हमिंग बर्ड है तो माफ कीजिए, आप गलत हैं। ये है सनबर्ड। हाँ, हमिंग बर्ड जैसा ही काम करती है ये भी। आपकी जानकारी के लिए, हमिंग बर्ड हमारे देश में नहीं पाई जाती, बल्कि ये केवल अमेरिका में पाई जाती है। तो खैर, जैसे हमिंग बर्ड के बारे में हम जानते हैं कि फूलों का रस पीती हैं, तो ठीक उसी तरह सनबर्ड्स भी, इनका मेन जो डाइट है, जो आहार है, वो फूलों का रस है। और शायद आप इनकी चोंच को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं। और आपने देखा, ये देखिए कि ये चिड़िया फूलों पर बैठी हैं। तो ये दो तस्वीरें इसलिए हैं कि लेफ्ट वाला जो है वो मेल है और राइट वाला फीमेल है। अब मेल फीमेल की बात कर रहे हैं तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, और जिनको नहीं पता उनके बारे में उनको शायद ताज्जुब होगा ये जानकर कि हमें बताया गया है कि कोयल काली होती है। तो असल में जो कोयल का मेल होता है वो काला होता है, और जो फीमेल है वो जो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, चितकबरा, धब्बेदार, एक तरह से कैमोफ्लाज है ये। तो ये फीमेल कोयल है दाहिनी ओर। और इसकी वजह यह है कि क्योंकि फीमेल को, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि कोयल अपने खुद घोंसला नहीं बनाती है, किसी और चिड़िया के घोंसले में अपने अंडे देती हैं। तो उस इसलिए इसको थोड़ा चौकन्ना होना पड़ता है, और ऐसा भी होना पड़ता है शातिर के दूसरी चिड़िया को नजर ना आए, इसीलिए ये फीमेल कैमोफ्लाज इस वाली अपीयरेंस होती है इसकी। ये एक बगुला है, इसको बोलते हैं कैटल इग्रेट, गाय बगुला। वो इसलिए क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा शायद कि गाय या डंगर जहाँ चर रहे होते हैं उसके आसपास, और आजकल खास तौर से ट्रैक्टर जब खेतों में चलते हैं, जुताई का काम होता है, तब आप देखेंगे कि ये उसको फॉलो करती हैं ये चिड़ियाँ। वो इसलिए क्योंकि इसका जो मेन डाइट है वो कीड़े मकोड़े हैं, और जो हल चलने से या जो पशु चरते हैं हमारे घास में, उससे जो कीड़े मकोड़े डिस्टर्ब होते हैं, उनको ये खाते हैं। टिटहरी, ये देखी कम सुनी ज्यादा जाती है, और बहुत ही तेज आवाज होती है। तो ये किंगफिशर है। अच्छा, कई सालों तक मैं समझता था कि ये चिड़िया एक कटफोड़ा यानी वुडपेकर है, और शायद वो इसलिए क्योंकि हमारी जो कुछ स्कूल में किताबें थी उसमें ये चिड़िया दिखाकर बताया गया था कि ये कटफोड़ा ऐसा होता है। तो मतलब अफसोस की बात है कि ये गलत जानकारी है, और ये कटफोड़ा से दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है। और ये इस चिड़िया को बोलते हैं हुदहुद या हुपो। जी।
और इसकी चोंच जो है बहुत महीन है, और वो इसलिए क्योंकि ये मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े ढूंढ कर अपना खाना प्राप्त करती है। तो आप ध्यान दीजिएगा अगली बार जब देखें। और असली वुडपेकर कुछ ऐसे दिखते हैं। ये इस पक्षी को तो सभी पहचानते हैं, लेकिन मैंने इस तस्वीर सिर्फ इसीलिए शामिल की है यहाँ, ये दिखाने के लिए कि जो मेल एंड फीमेल हैं उसमें कितने हद तक डिफरेंस हो सकता है देखने में। और मोरों में तो साइज का भी डिफरेंस होता है। आप देखें, लेफ्ट में फीमेल है और राइट में ऑब्वियसली मेल है। तो आई मीन ये चीजें आप सभी जानते हैं, बट मैं सिर्फ इसलिए इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि अगली बार जब भी आप कोई चिड़िया देखें तो इन बातों पर भी ध्यान दीजिए और थोड़ी गहराई से देखने की कोशिश कीजिए, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता लगेंगी। ये चिड़िया शायद सभी जानते होंगे, वीवर बर्ड या बया। इसके घोंसले तो बहुत ही मशहूर हैं, कलाकारी का एक बहुत बड़ा नमूना है। लेकिन एक मजेदार कहानी ये है कि इस प्रजाति में जो घोंसला है वो केवल मेल बनाता है। और जो सबसे मजेदार बात मुझे लगती है वो ये कि मेल पहले आधा घोंसला बनाता है, पूरा कंप्लीट नहीं करता है उसको, और फिर फीमेल को बुलाता है और फीमेल जाके उसका इंस्पेक्शन करती है, और यदि फीमेल को पसंद आता है तब वो मेल उसको पूरा करता है, वरना उसको दोबारा से बनाना पड़ता है। अगर फीमेल ने उसको पसंद नहीं किया तो वो दोबारा से बनाना पड़ता है। तो ये एक बड़ी मजेदार बिहेवियर है उनकी। ये चिड़िया जो है वो है दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर। जिस भाग में हम हैं यानी उत्तराखंड आदि, यहाँ ये चिड़िया केवल गर्मियों में दिखाई देती है। आजकल ये आपको नहीं दिख रही होगी चिड़िया, क्योंकि ये साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में 12 महीने रहती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में इधर आ जाती है। तो ये मेल और फीमेल देखें, मेल देखेंगे कि रिबन जैसी इसकी दुम है और बहुत ही ग्रेसफुल सी चिड़िया है। खैर अभी तो मेरे ख्याल से आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप अप्रैल के बाद दिखाई देना शुरू हो जाएगी। हाँ, तो क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं तो ये इस बात का उदाहरण है कि सभी चिड़ियां हर समय नहीं दिखाई देती हैं, और कुछ चिड़ियां ऐसी हैं जो केवल गर्मियों में दिखाई देंगी हमें, कुछ ऐसी हैं जो केवल सर्दियों में दिखाई देंगी। तो इस बात पे भी ध्यान देने की कोशिश कीजिए आप, तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। ये चिड़िया है सतभाई बोला जाता है इसको, 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। बहुत ही शोर मचाने वाली चिड़िया हैं, ये झुंडों में रहती हैं, और शायद सभी ने देखी होंगी ये अपने घरों या स्कूल के आसपास। तो अगली बार जब आप एक झुंड देखें, इसको बैबलर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, जंगल बैबलर्स। तो बैबलर्स का झुंड आप देखें तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो बहुत ही अनोखी बात है। वैसे तो ये बहुत कॉमन चिड़िया है, लेकिन बात अनोखी इसलिए है कि आप देखेंगे कि इनमें से एक चिड़िया थोड़ा ऊपर की तरफ बैठी होगी,
यानी ऊंचे लेवल पे, या तो दीवार के ऊपर या पेड़ के या डाल के ऊपर, और जो बाकी चिड़िया होंगी वो अपना चुग रही होंगी जमीन पर। तो साइंटिस्ट ने ये पाया है कि जो ऊपर वाली चिड़िया है वो है गार्ड, यानी कोई अगर खतरा आएगा तो बाकी झुंड को अलर्ट कर देगी वो। तो अब साइंटिस्ट ने फिर ये सवाल पूछा कि भाई अगर ये गार्ड ड्यूटी पे है एक चिड़िया, तो अगर ये पहरा दे रही है तो ये खाएगी कब? तो इसको तो खाने में नुकसान हो रहा है। एक तो ये ड्यूटी कर रही है, और दूसरा खाने का मौका भी नहीं मिल रहा, क्योंकि बाकी चिड़ियाँ मतलब बिना चिंता के अपना नीचे जमीन पर खा रही हैं, चुग रही हैं। तो फिर उन्होंने ये पाया, ये भी बहुत मजेदार बात है, जो सेवन सिस्टर्स या बैबलर्स होते हैं इनमें दो मजेदार बातें होती हैं। एक तो ये झुंड में रहते हैं, और उनमें से एक की ड्यूटी हमेशा गार्ड की होती है, और जो गार्ड ड्यूटी है वो रोटेट होती है, यानी बारी बारी से सभी चिड़ियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो गार्ड ड्यूटी पर रहें, और केवल उनका काम ये रहता है कि खतरे से चौकस रहें, जबकि बाकी का झुंड अपना जमीन पर चुग रहा हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कॉमन चिड़िया, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। तोतों से भी सभी परिचित हैं। यहाँ उत्तराखंड में मेरे ख्याल से 5 प्रकार के तोते हैं। आप ध्यान देंगे तो कुछ तोते आपको दिखेंगे जो जिनका सर लाल होता है, लेकिन ये जो है ये रोज रिंग पैराकिट बोलते हैं इसको, यानी गुलाबी छल्ला होता है इसके, एक रिंग सी होती है गर्दन पर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग प्रकार के तोते, और तोते जब आप देखें तो दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा। एक तो उसके सर का रंग, एक उसका चोंच का रंग, और तीसरा उसके दुम का रंग। तो इस बेसिस पे हम उनमें फर्क पता लगा सकते हैं। मैकपाई रॉबिन, दयाल भी बोलते हैं इसको, बहुत सुंदर गाती है। और गाने की बात हुई है तो आप देखेंगे कि जैसे कोयल की आवाज तो एक सी होती है, हर बार वो एक सा ही गाती है, लेकिन ये जैसे मैकपाई रॉबिन और कुछ अन्य चिड़िया जो होती हैं, ये जो गाना होता है इनका वो अलग अलग होता है। बल्कि अगर सुबह एक टाइप का गाना गा रही है तो शाम को शायद अलग तरह का गा रही है। तो इसमें बहुत माहिर होते हैं, और ये भी पाया गया है कि जितनी ज्यादा अलग अलग प्रकार के गाने वो गा सकती है, उतना उसको उतना वो सक्सेसफुल मानी जाती है, यानी ब्रीडिंग उसको उतना ही अ, अ, मौके मिलते हैं ब्रीडिंग के। स्पॉटेड डव देखने में कबूतर जैसी, लेकिन थोड़ी सी नाजुक, और शेप थोड़ी सी पतली। घुघुती या घुग्गी भी बोलते हैं इनको आम भाषा में। ये हैं उल्लू, छोटे उल्लू, स्पॉटेड आउलेट्स। कहते हैं कि उल्लू अधिकतर रात में होते हैं, लेकिन कई बार ये चिड़िया दिन में भी आप देख सकते हैं। और ये है कॉमन हॉक कुकू, पपीहा जिसको बोलते हैं। और कुकूज, जैसे कोयल की भी बात हुई है, कुकूज अधिकतर ऐसी होती हैं जो अपने खुद का घोंसला नहीं बनाती हैं, और कोयल की तरह दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अंडा देती हैं। अब बात करते हैं कि
इतनी प्रकार की चिड़िया हमने देखी, तो पूरी दुनिया में कितनी प्रजातियां हैं चिड़ियों की। तो पाया गया है कि लगभग 10,000 से अधिक प्रजातियां हैं। सो 10,000, more than 10,000 species of birds are found across the world। और जहाँ तक हम अपने देश की बात करें तो करीब 1200 से 1300 अनुमान है कि 1200 से 1300 प्रजातियां। अब उत्तराखंड की बात करें तो अगेन एक सरप्राइजिंग फैक्ट या चौंका देने वाला तथ्य ये है कि उत्तराखंड पूरे भारत का कितना बड़ा हिस्सा है, बहुत छोटा, लेकिन तभी भी मतलब हम इस बार इस बात के लिए बहुत लकी, बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत में आधे से अधिक प्रजातियां हमारे प्रदेश में पाई जाती हैं। यानी हम जिस जगह हैं, हमारा प्रदेश, वो एक स्वर्ग है पक्षियों के लिए। अब थोड़ा सा आप अगले कुछ अब देना अब वाइल्ड लाइफ वीक के बहाने ही एक शुरुआत। तो मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया में 10,000 प्रजातियां हैं, जिसमें भारत में 1200, और उत्तराखंड काफी धनी है पक्षियों में, जहां करीब 700 प्रजातियां रिकॉर्ड हुई हैं चिड़ियों की। अब क्योंकि वाइल्ड लाइफ वीक और ये जो इवेंट है, एक शुरुआत है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अपने आसपास चिड़ियों को देखना शुरू करें। ये नहीं कि आपको अलग से जाने की जरूरत है। और थोड़ा सा ये देखें कि कितने प्रकार की प्रजातियां आप दिन में देख पाते हैं, और जैसे जैसे आप देखेंगे आपकी रुचि भी बढ़ेगी और कई मजेदार चीजें आपको देखेंगी जो आपने अभी तक आपका ध्यान नहीं किया। तो पक्षियों की बात करें जो हमारे देश में है, बहुत वैरायटी है, जैसा कि 1200-1300 प्रजातियां पाई गई हैं। इसमें आकार यानी साइज में भी बहुत वैरायटी है। जो लेफ्ट साइड में एक छोटी सी मुनिया है, ये करीब, अगली कुछ तस्वीरें बस ये जो डाइवर्सिटी है हमारी चिड़ियों में, जो वैरायटी है, जो विविधता है, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। छोटी चिड़ियां भी होती हैं, मुनिया जैसे है, ये करीब 2-2.5 इंच की होती है, और दूसरी तरफ सारस जो 6 फुट से ज़्यादा ऊंचा होता है। इनमें से कुछ चिड़ियां जो बहुत कॉमन हैं, आपको हर जगह दिख जाएंगी, जैसे मैना लेफ्ट साइड में, और कुछ जो हैं बहुत रेयर हैं। उदाहरण के तौर पे जर्डन स्कोर्सर एक चिड़िया है जो माना गया था कि ये विलुप्त हो गई है, लेकिन कुछ साल पहले ये दोबारा पाई गई। जो रंग रूप है उसमें भी काफी वैरायटी है। एक और तो ये बिल्कुल सादे रंग का की चिड़िया है लेफ्ट साइड में, फ्लावर पैकर। और दूसरी ओर अगर हम देखें हमारे उत्तराखंड की जो स्टेट बर्ड है मुनाल, वो कितनी रंगीन और बहुत खूबसूरत है, इंद्रधनुष जैसी। चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? भले ही वो जंगल हों, खुले मैदान इलाके, पहाड़ हों, नदियाँ या तालाब या झीलें हों, समुद्र तट हों, सभी जगह आप चिड़ियों को पाएंगे। हाँ, तो बचपन से हमें बताया गया कि चिड़ियां दाना खाती हैं, लेकिन
ये बात केवल पार्शली सच है, यानी पूरी सच्चाई नहीं है। अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाती हैं चिड़िया। फॉर एग्जांपल ये तोता जो है, आपने देखा हो कि फल और अमरूद और ये भी खाता है। अधिकतर चिड़िया करीब 60% जो हैं वो इंसेक्टिवोरस यानी कीड़े खाती हैं। उसमें भी अलग अलग तरह के स्ट्रैटेजीज और जो मतलब पेड़ के कुछ चिड़िया जो ऐसी हैं जो उड़ते हुए कीड़े खाती हैं, कुछ जमीन पे खाती हैं, कुछ पेड़ों में, तो उसमें भी बटा हुआ है इनका रोल। मछलियां भी खाती हैं, फल भी काफी चिड़िया खाती हैं, और शिकार भी करती हैं। तो चिड़ियों की जो डाइट है या क्या उन्हें खाना पसंद है, या जो मेन डाइट क्या है उनकी, उसका अनुमान आप उसकी चोंच से लगा सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे सनबर्ड हमने देखा कि बारीक चोंच, वो इसलिए कि फूलों का रस पीने के लिए वो उपयुक्त है, सबसे यूजफुल है, अप्रोप्रिएट है। दूसरी ओर अगर ये बीच में देखें शिकारी पक्षी की, हुक जैसी होती है, और ये क्योंकि मांस खाते हैं तो मांस को फाड़ने में मददगार होती हैं। इसी तरह जो दाहिनी तरफ ऊपर में आप देखेंगे कटफोड़े, इनकी जो चोंच होती है छैनी का काम करती है, यानी पेड़ों के तनों में सुराख करने में काम आती है। तो कहने की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि चिड़िया सब एक साथ खाना खाएं। तो इस बारे में भी आप ध्यान दीजिएगा जब आप हम अपने आसपास देखें चिड़ियों को। एक जो बहुत सबसे जो मुझे लगता है कि यूनिक बिहेवियर है, अनोखा बिहेवियर है चिड़ियों में, वो है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन यानी मौसम के अनुसार एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चिड़ियाँ जाती हैं, पूरी प्रजातियां जाती हैं, और फिर मौसम के अनुसार वापस आती हैं। तो मतलब प्रिडिक्टेबल रहता है। तो पाया ये गया है कि जो हमारे देश में 1200 प्रजातियां हैं, उसमें से करीब Excuse me, sir. ऑडियो गया? नहीं sir. I was just saying that our next webinar is lined up. Okay. Let's I'm start just at 7. So could you please conclude the matter? Yes, of course. Thank you, sir. Thank you, sir. तो इस बारे में हम फिर बात कर सकते हैं। माइग्रेशन तो सबसे बड़ा लंबी माइग्रेशन का रिकॉर्ड है ये आर्कटिक टर्न, जो लेफ्ट साइड में चिड़िया है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक माइग्रेशन करती है साल में 2 बार, यानी 11,000 किलोमीटर का सफर 2 बार। तो आप अनुमान लगाइए कि छोटी सी चिड़िया वैसे ही, और कितना तो खैर पाया ये गया है कि करीब 1/4 चिड़ियों में माइग्रेशन की प्रवृत्ति होती है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं, तो आप ध्यान दें तो बहुत सारी चिड़ियां उत्तराखंड में आएंगी जो उत्तरी भाग से, हिमालय पार से, दूर दूर से आती हैं सर्दियां बिताने। तो माइग्रेशन के कारण जो रिचनेस और डाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है, खास तौर से सर्दियों में। अब सवाल यह है पक्षी गाते क्यों हैं? तो उसकी 3 वजह हैं। एक तो दूसरों को आकर्षित करने के लिए, यानी अपनी प्रजाति में मेल गाता है तो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए गाता है।
दूसरा कारण ये होता है कि संपर्क, यानी अगर झुंड में चिड़ियां चल रही हैं तो वो कांटेक्ट में रहें एक दूसरे से। उस वजह से जैसे बैबलर्स या सत भाई आप देखेंगे वो हमेशा कुछ ना कुछ छोटे छोटे आवाज करती रहती हैं। वो इसलिए कि दे वांट टू बी इन कांटेक्ट विद द ग्रुप। और तीसरी वजह जो आवाज निकालने की होती है वो खतरे के लिए। तो खैर ये एक इंट्रोडक्शन था चिड़ियों के लिए के बारे में आपके लिए। और कल का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो पीयूष जी इस बारे में और गहराई से बात करेंगे। क्योंकि चिड़ियों से में काफी रुचि है रही है हमारे इंसानों की बहुत पहले से। तो उम्मीद है आप भी बर्ड वॉचिंग से जुड़े हैं। और क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूं, मुझे ये बात काफी जरूरी लगती है बतानी कि हमें लगता है कि साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन जहां तक चिड़ियों की बात आती है तो पाया यह गया है कि जो भी हम चिड़ियों के बारे में जानते हैं आज, उसमें से ज्यादातर जानकारी शौकिया लोगों की है, ना कि साइंटिस्ट की। यानी हॉबीस्ट या बर्ड वॉचर्स, क्योंकि चिड़ियां इतने इंटरेस्टिंग लगी उनको, उनकी ऑब्जर्वेशंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और आप भी एक सिटीजन साइंटिस्ट बनिए। देखना शुरू कीजिए, एक एक ऑब्जर्वेशन भी बहुत यूजफुल है चिड़ियों के बारे में जानने के लिए और अल्टीमेटली उनको बचाने के लिए। तो इस बारे में इस कड़ी में आगे जो है वो पीयूष जी आपको बताएंगे। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं एडमिन से भी शेयर कर दूंगा ताकि ये आप लोगों को बता सकें इस बारे में। और ये बिगिनिंग बर्ड वॉचर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, रिसोर्सेज हैं। कुछ स्पेसिफिकली बच्चों के लिए भी हैं, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं। और हमारी संस्था के द्वारा कुछ मटेरियल हमने बनाया है इंट्रोडक्शन टू बर्ड वॉचिंग के लिए, बहुत सरल भाषा में। और मैं इसका एक सैंपल आपको भिजवा सकता हूं। और फिर अगर जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो उम्मीद है कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी मेरी। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड Thank you, sir, for your inspirational and informational talk. On behalf of Setu, I would like to extend gratitude to everyone for sparing their valuable time and to be an active participant of this webinar. And we shall meet again at 7 for a workshop with Ms. Aruna Bharadwaj. Thank you, everyone.